फारिस फरदान के निगाहों का तासुर बदल गया था। आंखों में नरमी अगर नहीं थी तो सख्ती भी ना रही थी। लेकिन जन्नत कमाल के लिए वो आंखें अब भी अजाब बनी हुई थी। मगर ना जाने क्या बात थी कि उठते बैठते आते जाते वो इसकी निगाहों का हिसार अब खुद पर महसूस करने लगी थी। ऐसा इन 3 माह में पहली बार हुआ था। बजाय खुश या मुतमईन होने के वो उलझनों में पड़ गई थी। रह रह कर या तो एक ख्याल थप्पड़ का आता था या फिर इस माजी का जो फारिस वरदान पर मुनकशिफ हुआ था और जिस पर उसने खुलकर अपने रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। उसने कनखियों से फारिस को देखा। बेड पर तकियों के सहारे नीम दराज लैपटॉप की स्क्रीन पर मसरूफियत भरे अंदाज में कुछ देखता कुछ टाइप करता हुआ। यकायक ही पार्किंग एरिया का मंजर जन्नत की निगाहों में लहरा गया। जन्नत के तासुरात बदल गए, गुस्सा नए सिरे से ऊद कर आया। सोफे पर टांगों के गिर्द बाजू बांधते हुए उसने तनफ्फुर से एक नजर देखा, फिर रुख फेरे दीवारों को घूरने लगी। ऐसा बेहिस इंसान को आखिर उसने सोचा भी तो क्यों? फारिस ने जरा सी नजरें उठाकर उसे देखा। कुछ देर पहले तक चेहरा उलझनों की हिकायत सुना रहा था, गुस्से की झलक नजर आ रही थी। पल पल उसका रंग, उसके तासुरात बदलते थे। वैसे मैं कुछ सोच रहा था। लैपटॉप एक तरफ रखे हुए वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। तुम मम्मी का बहुत ख्याल रखती हो, बदले में कुछ तुम्हें कुछ तो चाहिए होगा। और जन्नत को लगा दिसंबर की सर्द रातों में किसी ने ठंडे पानी की बौछार करके उसे हिला कर रख दिया हो। आज के दौर में सब अपना फायदा देखते हैं, बगैर किसी मकसद बगैर किसी गर्ज के। कोई ना किसी की इतनी केयर करता है, ना इतनी सख्ती और तौहीन बर्दाश्त करता है। कुछ ना कुछ तो तुमने भी सोच रखा होगा। कुछ ना कुछ तो तुम्हें भी चाहिए होगा। आंखों में दुख, सदमा, बेयकीनी लिए वो उसे देख कर रह गई। इसलिए तुम बिला झिझक कुछ भी मांग सकती हो, बेड क्राउन से टेक लगाए टांग पर टांग रखे वो उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। तासुरात सुलह जो थे, जैसे कोई लेन देन मुतवक्का हो, ना सख्ती थी ना गुस्सा था। उसके लिए ये गुफ्तगू बहुत आम नोयत की थी, मगर जन्नत पर जैसे पहाड़ टूट रहे थे, वो फना हो रही थी। क्या समझता था वो उसे? अंदर ही अंदर गुस्से से बल खाते हुए उसने लब भेज कर सर उठाया। तुम्हें लगता है मैं आंटी का ख्याल तुम्हारी वजह से रखती हूँ? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अपनी गलतफहमी दूर कर लो। हाँ, जानता हूँ उनका ख्याल रखना, उन्हें वक्त देना तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन मैं मजबूरियों से फायदे नहीं उठाता। मेरे घर में बगैर मुआवजे के कोई काम नहीं करता, सबको पेमेंट अदा करता हूँ मैं। जन्नत का पारा चढ़ गया। मेरे ख्याल से तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारी कोई मुलाजमा नहीं हूँ, ना ही तुम्हारे इशारे पर काम करती हूँ। आंटी के साथ मेरा अपना रिश्ता है। और ये रिश्ता कब तक है? फारिज का लहजा तंजिया हुआ। सकूत में ढलकर वो दुम साधे उसे देख कर रह गई। वो एकदम से उसे बहुत गैर, बहुत अजनबी लगा, हालांकि वो इसका था भी नहीं था। हालांकि वो उसका था भी नहीं, फिर भी उसे दुख हुआ, फिर भी उसे बुरा लगा। क्या चाहते हो तुम? वो मजीद कोई सवाल को इस्तफसार नहीं चाहती थी, अपने सवाल का जवाब। जन्नत के लिए बैठे रहना मुश्किल हो गया। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, अब तुम यकीन नहीं करना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर वो कमरे से निकल आई थी। मुलाजमों को पेमेंट अदा करता हूँ, फारिस की नकल उतारती। मुलाजमों को पेमेंट अदा करता हूँ, फारिस की नकल उतारती वो शदीद गुस्से के आलम में सिटिंग रूम में जा बैठी। आंखें बार बार भीग रही थी। निकाह करके मुलाजमत दे रखी है मुझे, जॉब कर रही हूँ मैं इसके घर, समझता क्या है ये खुद को? आंखें रगड़कर साफ की। गाल नाक सुर्ख होने लगी थी। फारिस का चेहरा दरवाजे के फ्रेम में नमूदार हुआ। उसकी रोती बसूरती शक्ल को बहुत गौर से मुलाहिजा फरमाया गया। जन्नत ने सर उठाकर उसे कहरबार नजरों से देखा। वो चौखट के साथ कुछ टिकाए खड़ा हो गया। दोनों हाथ पैंट की जेबों में थे, चेहरा मुतबस्सम था। आंखों में वही चमक जो जन्नत कमाल को जलील करके कुछ और बढ़ जाती थी। एक बार फिर सोच लो, दुबई में फ्लैट भी दिलवा सकता हूँ। तुम मुझे जलील किए बगैर सुकून से तलाक दे देना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने बाकायदा हाथ जोड़े। लेकिन मैं तुम्हें मुराद देने की बात कर रहा हूँ, अब इतना कठोर भी नहीं हो तलाक देकर बस फारिग कर दूं। बैंक बैलेंस, जमीन, घर, कुछ तो हो। अगर तुम इस तरह मेरे सर पर मुसल्लत रहे तो मैं आंटी को सब कुछ बता दूंगी। उसकी बर्दाश्त तब खत्म हो रही थी। शौक से जाओ, मैं भी तुम्हारे पोल उनके सामने खोल दूंगा, हिसाब बराबर। जन्नत सदमे से उसे देख कर रह गई। वो क्या बोल गई थी उसका इदराक उसे अब हुआ था। फारिस क्या कह गया था उसका एहसास भी जैसे अब हुआ था। तुम ऐसा नहीं करोगे, उसके लब हिले। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। कर सकता हूँ। मैं तो अब उनसे ये भी कह सकता हूँ मेरी बीवी बांझ है, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। वो अपनी जगह थम कर रह गई थी। जानती थी अगर वो सोच रहा है तो करके भी दिखा सकता है। उसके पास बहुत से ऑप्शन थे, महदूद तो जन्नत रह गई थी।
वो ऐन उसके सामने आ खड़ा हुआ। अगले कई पल खामोशी की नजर हुए। मैं अब भी सोचूं तो हैरान होता हूँ, आखिर तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी एक बच्चे की जान लेने की कोशिश? तुम्हें डर नहीं लगा था? पहले वो उसकी जात की धज्जियां बखेरता था, अब उसके जख्म उधेड़ रहा था। तुम्हारी नाराजगी तो यकीनन उसके बाप से होगी, इसमें बच्चे का क्या कसूर? मुठ्ठियां भींचे वो खामोश रही। ये रॉन्ग कॉल्स का क्या मामला था? सीने पर बाजू बांधे फारिस उसकी आंखों में देखने लगा। लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी, जिसे वो उसकी कैफियत से महसूस हो रहा हो। वो झटके से मुड़ी, गिलास डोर स्लाइड करके बाहर निकली, खींच कर बंद करती कोने में जा खड़ी हुई। अब जब तक वो अंदर था, जन्नत कमाल बाहर ही रहना चाहती थी। इस तकलीफ से बचने का सिर्फ यही एक रास्ता था। कुछ ही देर में वो वहां से जा चुका था, मगर जन्नत रात गए तक बालकनी में ही खड़ी रही थी। सीन बदलता है। एक कप चाय मेरे लिए भी। शदीद गुस्से और झंझलाहट के आलम में वो अपने लिए चाय बना रही थी, जब उकम में फारिस मर्दान की आवाज अचानक से गूंजी थी। जन्नत ने मुड़कर अचंभे से देखा था। क्या उसे जन्नत नजर नहीं आई थी, या फिर उसने जन्नत को ही मेड समझ लिया था? मुझसे कह रहे हो? उंगली से अपनी जानिब इशारा करके पूछा, हैरत से, बेयकीनी से। तुम्हारे अलावा कोई और भी है यहाँ? काउंटर टेबल के साथ पुश्त टिकाए सीने पर बाजू बांधे वो संजीदगी से उसे देख रहा था। मेरे हाथों की चाय पीने से तुम मर नहीं जाओगे? मुमकिन है जिंदा रह जाऊं? जन्नत ने लब भींच कर उसे देखा। पहले वो खामोश रहकर उसे बेइज्जत करता था, अब बात करके उसे बेवकूफ कर रहा था। ये जो नौकरों की फौज है तुम्हारी, उनसे बनवा लो अपनी चाय। बिगड़े तेवरों के साथ खासे जारहाना अंदाज में जवाब देकर उसने मग काउंटर पर पटक दिया। पहले तो खुद बना बनाकर पेश करती रही हो तुम। इस वक्त मैं अपने हवासों में नहीं थी, अब तुम हवासों में हो। जन्नत ने बमुश्किल खुद पर जब्त के पैरे बिठाकर उसके मुतबस्सम चेहरे को देखा। फिर गहरी सांस लेकर जैसे अपने आसाब को पुरसुकून करने की कोशिश की। चंद लम्हों के बाद उसने बर्नर बंद कर दिया। मग में चाय उंडेल कर वो जाने के लिए मुड़ी ही थी, फारिस रास्ता रोकर खड़ा हो गया। क्या चाहते हो तुम? वो जिच हुई थी। तुम्हें क्या लगता है? सॉरी, मैं अपनी चाय नहीं दे सकती। मग पर गिरफ्त जमाए उसने आंखें दिखाई। वो खामोश खड़ा रहा। फिर उसने दाएं तरफ से गुजरना चाहा तो फारूक ने बाजू फैलाकर रोक लिया। खौफ से उसने बाएं समत का रुख किया तो उसने फिर वही किया। जन्नत का पारा चढ़ गया। हटो मेरे रास्ते से। सॉरी, मैं तुम्हें रास्ता नहीं दे सकता। वो भी उतना ही संजीदा था जितनी के वो थी। मैं फिर भी अपनी चाय तुम्हें नहीं दूंगी। घूंट भरकर जताया भी गया कि लो, अब ये चाय तुम्हारी किसी काम की नहीं। फिर कुर्सी खींचकर बैठ गई कि अब यहाँ से जाने का मेरा भी कोई इरादा नहीं है। फिर कुर्सी की बैक साइड पर बाजू टिकाकर शान बेनियाजी से फारिस को देखते हुए तासुर दिया कि मैं जीती तुम हारे। इससे कबल कि वो कुछ समझ पाती, फारिस ने एक ही जस्त में हाथ बढ़ाकर मग उठा लिया। जन्नत का दिमाग भग से उड़ा। घूंट लेते हुए उसने जताती निगाहों से जन्नत को देखा कि लो, अब ये चाय तुम्हारी भी किसी काम की नहीं। फिर कुर्सी खींचकर शाहाना अंदाज में बैठ गया कि यहाँ से जाने का मेरा भी कोई इरादा नहीं। इसके बाद कुर्सी की बैक साइड के साथ कुछ टिकाते हुए तीसरा घूंट लेकर आंखों से जताया कि मैं जीता तुम हारी। और वो हक्का बक्का उसे देखकर रह गई। कहाँ वो उसके हाथ का खाना देखकर डाइनिंग टेबल छोड़ देता था, कहाँ वो उसके हाथों से चाय लेकर पी गया था। ये वक्त भी आना था, ये अनहोनी भी होनी थी। कहीं थप्पड़ से इसका दिमाग तो नहीं हिल गया? कहीं डॉक्टर बुखारी ने इसे गलत अद्वियात तो नहीं दे दी? उसे सही मायनों में तशवीश हुई थी। चाय का खाली मग उसके सामने रखकर वो जा चुका था। कितनी ही देर वो शशतर हैरान बैठी रह गई थी। सीन बदलते हैं। ठंडी सर्द हवाएं पत्तों को एक एक करके सब्ज अहाते पर गिराती जा रही थी। भीगी हुई सड़कों पर खामोशी थी। पार्क में भी इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। स्याह रंग के डिजाइन ठंडी सर्द हवाएं पत्तों को एक एक करके सब्ज अहाते पर गिराती जा रही थी। भीगी हुई सड़कों पर खामोशी थी। पार्क में भी इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। स्याह रंग के डिजाइनर ट्रैक सूट में मलबूस, सर पर होडी चढ़ाए, कानों में वायरलेस एयरफोन्स लगाए वो जॉगिंग ट्रैक पर था। चेहरे पर भागने की वजह से सुर्खी थी, तनफ्फुस फूला हुआ था। उसे डॉक्टर बुखारी की कॉल महसूस हुई तो वो रुक गया। हाल अहवाल पूछते हुए सीधा मुद्दे पर आ गए। जन्नत ने फोन किया था? अच्छा, उसे हैरत हुई। वो इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में मालूमात लेना चाह रही थी जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो। फारिस की भवें गैर महसूस अंदाज में सिकुड़ गईं। उसे लगता है दवाओं का असर तुम्हारे दिमाग पर हो रहा है। वॉट? सामने ही संगी बेंच पर बैठे एक उधेड़ उम्र साहब ने सर उठाकर उसे देखा। और आपने क्या कहा? दाहिने हाथ की उंगलियों से वो अपनी पेशानी मसल रहा था।
यही कि कनौती के अलावा और तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, मगर वो मसर थी कि तुम में डिजीनेस के अलावा भी साइड इफेक्ट्स जाहिर हो रहे हैं। फारिस ने बेसाख्ता अपने बालों में हाथ फेरा। बमुश्किल हमने उन्हें अपनी तबीयत के हवाले से हर तरह की तसल्ली देने के बाद वो मजीद जॉगिंग का इरादा तर्क करते हुए इसी वक्त घर आ गया। जन्नत उसे लाइब्रेरी में मिली थी, किताबों में उलझी हुई। ये डॉक्टर बुखारी से क्या कहा है तुमने? सांस चढ़ा हुआ, रगें फुली हुई, चेहरे पर सुर्खी, आंखों में गुस्सा। जन्नत ने किताब आगे कर ली। उसे सुबह सवेरे फारिस समझदान के मुंह नहीं लगना था। कुछ पूछा है मैंने? फारिस ने किताब झपट कर मेज पर पटक दी। उन्होंने पूछा तुम कैसे हो, मैंने बता दिया तुम ठीक नहीं हो। कमाल बेनियाजी से जवाब देती दूसरी किताब खोलकर वर्क गर्दानी करने लगी। क्यों, मुझे क्या हुआ है? तेवरी चढ़ाकर पूछा। जन्नत ने जवाब नहीं दिया। अब के फारिस ने दूसरी किताब भी खींच कर हटा दी। मेरे ख्याल से मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो मेज पर हाथ जमाते हुए झुका। मेरे ख्याल से मैं भी जवाब दे चुकी हूँ। जन्नत ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। इसी लम्हे अक्सर किताबों का एक ढेर बाहों में भरे अंदर दाखिल हुई। जन्नत आप ही, उसके आप ही प्लस मालकन के मियाँ ने जिन उसके आप ही प्लस मालकन के मियाँ ने जिन कहरबान नजरों से उसे देखा, किताबें तो बमुश्किल ही उससे गिरते गिरते बची। गड़बड़ाकर वो बहुत अदब से सर झुका गई। ज़ैनब बड़बड़ाते हुए फारिस इसी वक्त लाइब्रेरी से निकल गया। सीन बदलता है। फारिस भाई इतने भी बुरे नहीं हैं जितना वो खुद को जाहिर करते हैं। मॉल में शॉपिंग के दौरान स्टैंड पर लटके कपड़ों को इधर उधर करते उसने सर उठाकर आइमा जहीर को देखा। इधर मैंने कहा जन्नत चलो शॉपिंग पर चलते हैं। इधर फारिस भाई ने वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकालकर तुम्हारे सामने रख दिया। मतलब कहाँ से मिलते हैं ऐसे शौहर जो कहे बिना ही बीवी के दिल का हाल जान लें। लेकिन जन्नत ये नहीं बता सकती थी कि उसका हाल दिल क्रेडिट कार्ड के गिर तो हरगिज नहीं घूमता था। वो तो आयमा के साथ शॉपिंग पर आज आना भी नहीं चाहती थी। सोफे के पीछे खड़े होकर उसने मिसेस शिराजी को इशारे कनाइयों में समझाने के कितने जतन किए थे कि वो किसी तरह से कोई बहाना तलाश करके कह दें जन्नत आज नहीं जा सकती। मगर भला वो फारिस वजदान का जिसने ओपन किचन से बाहर निकलते हुए ऐसा करते देख लिया था। हाँ हाँ श्योर, तुम ले जाओ इसे, कोई मसला ही नहीं है। लाउंज में सोफे पर बैठते ही उसने क्रेडिट कार्ड सामने टेबल पर रख दिया था। इजाजत तो वैसे दे रहा था जैसे उसके हुक्म की ही मुंतजिर हो। जन्नत सुलग कर रह गई थी। आयमा जहीर के मजबूर करने पर वो उसके साथ आ तो गई थी, मगर फारिस की इस हरकत पर जो गुस्सा उसे चढ़ा था वो किसी सूरत कम नहीं हो पा रहा था। पहले उसका रवैया समझ से बाहर था, अब हर मामले में उसकी मुदाखलत जन्नत को परेशान कर रही थी। वैसे जन्नत, एक सवाल पूछूं तुमसे? हूँ, वो कपड़ों का जायजा लेते हुए बस वक्त ही गुजार रही थी। फारिस भाई ने कभी तुमसे मोहब्बत का एतराफ किया? एक लंबा सा चक्कर काट कर चंद एक शर्ट्स पसंद किए वो दबे दबे जोश के साथ पूछ रही थी। जन्नत ने पलकें झपकाकर उसे देखा। मोहब्बत का एतराफ? हाँ। कैसे भला? उसने सवालिया इब्रो उठाई। आयमा ने भवें उचकाकर उसे देखा। क्या उसका सवाल इतना मुश्किल था कि जन्नत की समझ में ना आए? मतलब शौहर जैसे कहते हैं तुम मेरी जिंदगी हो, सांस हो, दिल गुर्दा, फलां फलां फलां, या फिर सिंपल आई लव यू। ऐसा कोई जुमला तो जन्नत कमाल की तसव्वुर में भी नहीं आ सकता था। मोहब्बत और फारिश को होगी, वो भी जन्नत कमाल से। साबिउल मुस्तहिलात, दुनिया के सारे मुमकिनात में से एक। क्या जिंदगी गुजारने के लिए एतराफ जरूरी होता है? उसने पूछा। हाँ जरूरी होता है, इनफैक्ट जरूरी होना चाहिए। मोहब्बत अमाल से झलकती है और तेरा एतराफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बेसाख्ता कह गई। ऐसी मुश्किल बातें आमिर के सर से ऊपर से गुजरती थी। उसने जन्नत को कुछ खफकी से देखा। ये फलसफी बातें मेरे साथ मत किया करो। ये कलर कैसा रहेगा आयमा? उसने मौजू बदलना चाहा। तुम मुझे ठीक से बता क्यों नहीं रही हो? आयमा चिढ़ गई। वो ठीक से कुछ बताए भी तो कैसे जब कुछ भी सिरे से ठीक ही ना हो। आखिर तुम मुझसे सुनना क्या चाहती हो? उसने उकताकर कहा। मतलब फारिस भाई को देखकर लगता तो नहीं है कि वो रोमांटिक होंगे, लेकिन मेरी प्यारी आयमा, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम कुछ देर के लिए फारिसनामा बंद कर दें? बात करते हुए उसकी नजर आयमा के हुक्म में एक अजनबी शनासा चेहरे पर पड़ी। सहज सहज कदम उठाती एक स्टाइलिश सी लड़की उनके पास आकर रुक गई थी। हाय, दिलफ्रेम मुस्कुराहट के साथ उसने अपना दाना हाथ आगे बढ़ाया था। जन्नत की निगाहों का ताक़ुब में आयमा ने मुड़कर पीछे देखा। आंखों में हैरत का तासुर उभरा, लबों की मुस्कुराहट सिमटी, चेहरे का रंग फक हो गया। पहचाना मुझे? गालबन हमारी मिशाल के मंगनी पर मुलाकात हुई थी। जीन्स पर सफेद फुल नेक शर्ट में मलबूस बालों का मैसी बन बनाए बगैर किसी मेकअप के वो आम से हुलिये में भी गजब ढा रही थी। हसीन वो इतनी थी कि आसपास गुजरते लोग मुड़ मुड़ कर उसे देखते थे। जी बहुत अच्छी तरह से। उसका रवैया, लहजा, तल्ख जुमले जन्नत भूल ही नहीं थी। तभी उसने हाथ नहीं मिलाया था। ओ हाँ आइमा, कैसी हो? अपना हाथ नीचे करके अब के वो आइमा सही से मुखातिब हुई थी। जो काटू तो लहू नहीं की अमली तस्वीर बनी खड़ी थी। तुम ही करवा दो तारुफ, गालबन ये तो मुझे जानती ही नहीं है।
चले जन्नत। आयमन ने उसका बाजू पकड़ा और अपने साथ ले जाने के लिए मुड़ गई। उसकी उंगलियों की लर्जी जन्नत को अपने बाजू पर वाज़ेह महसूस हुई। तुम जानती हो इस लड़की को? कौन थी? मॉल से निकलकर पार्किंग की तरफ जाते हुए उसने पूछा था। है कोई? आयमा का अंदाज सरसरी था, मगर चेहरे के तासुरात कुछ और ही हिकायत सुना रहे थे। विशाल की मंगनी पर ये तुमसे मिली थी? चंद लम्हों के बाद उसने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। हाँ। आयमा के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। क्या कह रही थी? उसने संभल कर पूछा। कुछ खास नहीं, उसने कंधे उचकाए। मगर हकीकत तो यह थी कि उसे मिशाल की मंगनी पर होने वाली तलब मुलाकात किसी सूरत भूलती ही नहीं थी। दोबारा कभी तुमसे बात करने की कोशिश करे तो मत करना, ये अच्छी लड़की नहीं है, मुख्तसिर कहकर आयमा ने अपनी तरफ का दरवाजा खोल दिया था। जन्नत कमाल आंखों में ना समझी लिए उसे देख कर रह गई थी। अदील अहमद ने वीडियो ईमेल कर दी थी। नोटिफिकेशन मौसूल होते ही फारिस ने वीडियो प्ले कर दी। स्क्रीन पर मंजर वाजे हो चुका था। उसकी गाड़ी पार्किंग एरिया में इस मकाम पर खड़ी थी जहां आमदोरफ्त कम थी। अकब में मेन रोड था जहां इक्का दुक्का गाड़ियां ही गुजरी दिखाई दे रही थी, वरना रोड सुनसान ही था। जिस वक्त वो गाड़ी से टेक लगाई जन्नत से बात कर रहा था, इस वक्त दूसरी रो में सफेद करोला गाड़ी के पीछे कोई मौजूद था। जब वो गाड़ी निकाल कर वहां से जा चुका तो उससे कुछ ही देर बाद मोबाइल पर फोन करती जन्नत के कब से वो नमदार हुआ था। फिर उसने जन्नत के करीब आकर कुछ कहा था। वो एक झटके से घूमी थी। खौफ और परेशानी के आलम में उसी सिरत से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसकी दाहिनी कलाई उस शख्स की गिरफ्त में आ गई। चूड़ियां चुरमराकर टूटी थीं। बेसाख्ता ही फारिस मर्दान की आंखों में खून उतरा था, मुट्ठियां भींच गई थीं। जन्नत ने अपना हाल छुड़ाने की सही की थी, ये उसके अंदाज से वाज़ेह था। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। गैर आबाद हिस्सा था, उस तरफ कोई भी नहीं था जो उसकी मदद को आ जाता। वो उसे खींचते हुए ले जाने लगा था, साथ ही कुछ कह भी रहा था। अपना हाथ उसे खींचते हुए लेके जाने लगा था, साथ ही कुछ कह भी रहा था। अपना हाथ छुड़ाते हुए एकदम ही जन्नत ने उसका मुंह नोच लेना चाहा। नाखून के निशान गाल और गर्दन पर पड़े और अगले ही लम्हे उसने जन्नत के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। वो नीचे जा गिरी। एन उसी लम्हे सायरा खाला का बेटा फैसल आ गया था। फिर देखते ही देखते चंद और लोगों का मजमा भी इकट्ठा हो गया। उसने जन्नत कमाल को अपने दाहिने हाथ की कलाई थाम कर उठते देखा और हाथ बढ़ाकर वीडियो रोक दी। कितने लम्हे बीत गए उसे पता ही ना चला। फिर वो कुर्सी छोड़कर उठा था। राहदारी में भारी कदम उठाते हुए सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे का रुख करते उस वक्त उसकी कैफियत अजीब सी हो रही थी। जैसे कोई सकील शय उसके सीने पर आन पड़ी हो, जैसे उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। कमरे का दरवाजा धकेल कर वो अंदर आया तो सामने वो बैठी थी। सर तक लिहाफ ताने सोफे पर सिमट कर बैठी लैपटॉप पर कोई फिल्म देख रही थी। पॉपकॉर्न का पैकेट हाथों में था। ड्राई फ्रूट्स की प्लेट, चॉकलेट्स, चाय का कप कॉफी टेबल पर रखे हैं। नहमाग से कोई सीन देखते आंखों में इश्तियाक था, लबों पर तबस्सुम। इजी होकर बैठी थी वो। लापरवाही से लिए हुए अंदाज था उसका, जैसे कुछ देर पहले उनके माँ बहन कोई तलक कलामी हुई ही नहीं थी। जैसे 20-25 रोज पहले कोई हादसा पेश नहीं आया था। जैसे उसकी चूड़ियां नहीं टूटी थी, जख्म नहीं आया था। जैसे लावारिस समझकर उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की गई थी। तुमने फारिस को नहीं बताया? मैंने जरूरी नहीं समझा। वो साकित और सामित उसे देख रहा था। वो अतराफ से यकसर बेनियाज किसी सीन पर बेसाख्ता मुस्कुरा रही थी। मुझे गिरने से डर नहीं लगता खान। मैं 15 दिन पहले पार्किंग एरिया में गिरी थी और फिर खुद उठ भी गई थी। अब भी अगर गिरूंगी तो उठने की हिम्मत है मुझ में। तभी निगाहों की तमिश का एहसास करते ही जन्नत ने गर्दन मोड़कर उसे देखा था। उसके तासुरात से लम्हे भर के लिए वो चौंक सी गई। गलती तो मेरी ही है ना? फारिस ने तो कहा था साथ चलो। मैंने ये जिद की सिदरा का वलीमा अटेंड करके ही जाऊंगी। लेकिन अगले ही पल आंखों में खफकी लिए उसने भुएं से उकेड़ कर चेहरे का रुख बताओ लैपटॉप पर स्क्रीन पर निगाहें जमा ली। कुछ ही देर में वो कमरे से चला गया था। जन्नत कमाल को अंदाजा ही नहीं था कि जो मैसेज वॉइस रिकॉर्डिंग उसने 25 रोज कबल पार्किंग एरिया में फारिस रजदान को रोते हुए भेजी थी, वो आज सीन कर ली गई थी। सीन बदलता है। नाश्ते की टेबल पर मिसेज शिराजी ने फारिस मर्दान की खामोशी को कुछ ज्यादा ही महसूस किया था। एक तो वो खासी तासीर से आया था, ऊपर से था भी आम हुलिये में। कोई आज उसका ऑफिस जाने का कोई इरादा नहीं था। टोस्ट पर जैम लगाते हुए जन्नत ने बेसाख्ता नजर उठाकर उसे देखा। रज जगह की गवाही देती आंखों में थकान उतरी थी। मामूल के मुताबिक ना वो अपने टेप मामूल के मुताबिक ना वो अपने टैब पर हेडलाइंस देख रहा था, ना ही मिसेज शिराजी से कोई बात कर रहा था। नीली जीन्स पर स्याह जर्सी नुमा शर्ट में मलबूस सुर्ख मफलर को गर्दन के गिर्द ढीले अंदाज में डाले वो जिच करने को उससे भी नहीं देख रहा था। हारिस, मैं ठीक हूँ मम्मी। उसने चाय का कप उठा लिया।
आज ऑफिस नहीं जाओगे? मिसेस शिराजी ने पूछा। नफी में सर हिलाते उसने घूम पड़ा। मुझे काम से कहीं जाना है। मिसेस शिराजी ने समझकर सर हिला दिया, मगर उसके तासुरात की वजह से उनकी तसल्ली अब भी नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने मजीद कोई सवाल नहीं पूछा। मेडिसिन तो ले रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब के फारिस ने सर उठाकर उन्हें देखा। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय का खाली कप रखकर वो चला गया था। नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। मिसेस शिराजी ने फिक्रमंदी से उसे सीढ़ियों की तरफ जाते देखा। दिल न जाने क्यों अंदेशों में घिर गया था। वो कुछ और सोच रही थी, जन्नत कुछ और, फारिस कुछ और। वो सारी रात जाकर ऑफिस के काम निपटाता रहा है। उन्हें परेशान देखकर जन्नत ने फौरन से बात संभाली। मिसेस शिराजी ने चौंक कर उसे देखा। लम्हे भर के लिए उनकी आंखों की तशवीश गायब हुई। यकीनन कुछ और सोचकर परेशान हो रही थी। जन्नत ने उनके दाहिने हाथ पर हाथ रखकर तसल्ली दी। वो समझ गई थी मिसेस शिराजी की परेशानी हमाद के बेटे से मुतल्लिक थी। पर से पर्दा कोई ना कोई ऐसी बात जरूर थी जो उन माँ बेटे के दरमियान बेनाम सी खामोशी हायल कर देती थी। नाश्ते के बाद वो उन्हें मामूल की तरह लॉन में ले आई थी। तभी उसने फारिस फरदान को सदर दरवाजे से बाहर निकलते देखा था। वो सिरा से कदम उठाता पोर्च की तरफ जा रहा था। अंदाज में उजलत नुमाया थी। रिमोट की से गाड़ी का लॉक खोलते हुए उसने रुक कर सरसरी अंदाज में मोबाइल स्क्रीन पर कुछ देखा, फिर गाड़ी में सवार हो गया। जन्नत सर झटककर मिसेस शिराजी की तरफ मुतवज्जा हो गई थी, जवाब जो अब भी आंखों में फिक्र और उलझन लिए फारिस को देख रही थी। सीन बदलता है। इस रात वो काफी ताखिर से घर आया था। जन्नत जो उसकी आमद से पहले तक मिसेस शिराजी के नंबर से मुसलसल उसका नंबर ट्राई करी थी, एकदम लाताल्लुक हुई। वो सीधा उनके कमरे में चला गया था, जो बर वक्त फोन पर राब्ता न होने की वजह से काफी फिक्रमंद नजर आ रही थी। जन्नत दरवाजे में ही खड़ी थी जब वो उनके पास बैठकर मध्यम आवाज में उन्हें बता रहा था कि उसे जरूरी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ गया था। आंखें अब भी गुलाबी थी, थकावट अंग अंग से आया। खाना वो बाहर से खाकर ही आया था, सो आराम की गर्ज से वो मुआवजा चाहते हुए फौरन ही उठ गया था। जन्नत कमरे में आई तो वह कपड़े बदलकर लाइट्स ऑफ किए बेड पर नीम तराश था। गोया इस वक्त उसे मुकम्मल खामोशी और सुकून की ख्वाहिश थी। अपना मोबाइल उठाते जन्नत एहतियात से दरवाजा बंद करती बाहर आ गई थी। एन इसी लम्हे उसका मोबाइल बज उठा। सायरा खाला की कॉल थी। उसने कॉल रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? उसका रुख टेरिस की तरफ था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जन्नत, तुम कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? नहीं, अभी वक्त ही कितना हुआ है। सीढ़ियां चढ़ते हुए शॉल अपने गिर ठीक से ओढ़ने लगी। आप सुनाए, सब खैर है ना? खैर तो है, लेकिन जमान अस्पताल में है। गो कि उसे जमान नामी शख्स में सिरे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर फिर भी जिस तरह खाला ने खबर सुनाई वो चौंकी जरूर थी। अस्पताल में? मगर क्यों? किसी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा पीटा है। टांग, हाथ और बाजू टूट गए हैं। जन्नत की आंखें फैल गईं। मैं अभी अस्पताल से आ रही हूँ। अल्लाह ने करम किया, बचत हो गई, वरना जिस हालत को वो पहुंचा हुआ है, बस। आंखों में ताज्जुब लिए वह टेरिस की तरफ जाने का इरादा करके सीढ़ियों पर बैठ गई। मगर ये सब हुआ कैसे? कुछ बताया उसने? ऑफिस से वापसी पर दो गाड़ियों ने उसका रास्ता रोक लिया था। चार पांच लोग थे। उन्होंने उस पर तशद्दुद किया, लेकिन वो लोग कौन थे जमान कुछ नहीं बता रहा। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज भी नहीं करवाने दी। वो वाकया अफसोसनाक था, मगर अंदर ही अंदर उसे बेइंतहा खुशी महसूस हुई। इसी खुशी का इजहार चाहकर भी वो खायरा सायरा खाला से के सामने नहीं कर सकी थी। सीन बदलता है। सुबह का उजाला हर सू फैल चुका था। अपनी शानदार बेडरूम की दीवारगीर खिड़कियों पर से उसने पर्दे खींच कर हटा दिए। गिलास और स्लाइड करके बालकनी पर झुककर उसने वसीर रकबे पर फैले सरसब्ज लान को देखा। निगाहें फूलों की क्यारियों और जगह जगह पर बने फंवारों से होती हुई बैरूनी दीवारों पर झुके अमलतास के दरख्तों पर ठहर गईं। धूप चारसू बिखरी थी। मौसम अच्छा हो रहा था। खुली फिजा में गहरा सांस लेते हुए उसने झुककर नीचे देखा। नजर जन्नत कमाल पर जा ठहरी। वो मिसेस शिराजी के साथ लॉन में मौजूद थी। अशाज बशाज हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ उनके सामने लॉन चेयर पर सर उठाए बैठी थी। मिसेस शिराजी के आगे एजल पर सफेद कैनवस मौजूद था। साइड टेबल पर बेशुमार ऑयल पेंटिंग ट्यूब्स पड़ी थीं। पैलेट और एक ब्रश उनके हाथों में था। बकिया ब्रशेस के ढेर सामने पड़े थे। उसने अपनी माँ को, फिर इन रंगों को देखा था जो कभी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहे थे, और इस कैनवस को देखा जिस पर वो प्रोफेशनल अंदाज में रंग बिखेरने लगी थी। साथ ही वो जन्नत को भी देखते हुए हंस रही थी, जो हाथ हिला हिलाकर मुसलसल बोले जा रही थी। सामने बैठने के अंदाज से ही वाज़ेह था उसे कैनवस पर उतारा जा रहा था, और यही वजह थी वो बेइंतहा खुश लग रही थी। इतनी ही देर वो उन पर नजर जमाकर अपनी जगह खड़ा रहा था। आपको कितना वक्त लगेगा मुझे पेंट करने में? और नीचे, बहुत नीचे चेहरे पर मुसरत के लिए रंग लिए जन्नत ने मिसेस शिराजी से पूछा था। उसके हाथ सा
इस हाथ के साथ तो मैं कुछ कह नहीं सकती। उन्होंने सुर्ख और सफेद रंग को पलक पर महारत से मिक्स करते हुए जवाब दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं हर 5 मिनट बाद उठकर देख लिया करूं आपने कितना बना लिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मिसेस शिराजी ने मना कर दिया। बेसब्री जन्नत का वो वक्त बड़ी मुश्किल से गुजरा। आधे घंटे बाद जब वो मुकम्मल बना चुकी तो उन्होंने नेजल का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया। मिसेस शिराजी ने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने गुलाब पेंट किया था जिसके रंगों का इम्तजाज ऐसा ही था जैसे बर्फ ने आग पकड़ ली हो। मैं चेहरे पेंट नहीं करती जन्नत, लेकिन यहाँ मैंने तुम्हें ही पेंट किया है। गीली आंखों के साथ वो काफी देर तक गुलाब को देखती रही। बर्फ को पकड़ती आग या आग में ही जम होती बर्फ। फिर सर उठाकर उसे मिसेस शिराजी को देखा। कि मैं ही हूँ, है ना? जन्नत हो, फूलों जैसी ही नजर आती हो। उसने उन्हें मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखा। मेरे नाना मेरा नाम वर्दा यानी गुलाब का फूल रखना चाहते थे। कुछ याद करके वो उन्हें बताने लगी, क्योंकि मेरी पैदाइश से चंद रोज पहले उन्होंने ख्वाब देखा था। ये सब सब्ज बाग है जिसमें बेशुमार फूल हैं और दो परिंदे हैं जिनमें से एक उनकी झोली में आग गिरता है। उन्होंने रुक कर कुछ सोचा। नाना का एक दोस्त था जिसने उन्हें जन्नत नाम बताया। तब नाना को लगा जन्नत में जैसे हर तरह के फूल समा जाते हैं। उन्हें ये मेरा नाम मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरा नाम जन्नत रख दिया। और अब आप और क्या पेंट करेंगी? उसने पूछा। शायद इसे उन्होंने जन्नत के हुक्म में एक आंखों से इशारा किया। उसने पीछे मुड़कर देखा। फारिस वरदान फोन पर बातें करते हुए पोर्च की तरफ जा रहा था। वो सीधी हो बैठी। फारिस को जहन में रखकर मुझे शिराजी क्या पेंट करेंगी? वो सोच में पड़ गई। आग, शोले, आंधी, तूफान, बर्फीले पहाड़। हाँ, वो जन्नत के लिए ऐसा ही था। उसकी शख्सियत को ऐसे ही किसी मंजर में समोया जा सकता था। चलें, अब आप कुछ टेस्ट कर लें। उसने मेज से किताब उठा ली, फिर वहीं से पढ़ना शुरू कर दिया जहां से उसने छोड़ा था। सीन बदलता है। वो आतिशदान के सामने इसी सोफा पर टांगे जमाए वो आतिशदान के सामने इसी सोफा पर टांगे